हेलो गाइस, ये बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो टर्म 2 में आने वाला है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, 20-25 मिनट का 4-5 लेक्चर बनेगा, उसमें ये फिनिश हो जाएगा। अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जैसा कि सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है तो उस सब्जेक्टिव एग्जाम के पर्पज से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ये चैप्टर 9th है बायोलॉजी का और क्लास 10th का, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो खुशी की बात यह है कि आप लोगों को एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एवोल्यूशन वाला पार्ट आपका डिलीटेड है। तो इस चैप्टर में आपको एवोल्यूशन वाला पार्ट कतई नहीं पढ़ना है, तो आपको सिर्फ पढ़ना हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी होता क्या है, तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं, आप जो होते हैं अपने नानी के घर कभी जाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, और अगर पापा के घर जाते हैं तो कहते हैं ये तो बिल्कुल फादर जैसा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास कुछ मम्मी और डैडी के कैरेक्टर मौजूद होते हैं। तो जो आपके पास कैरेक्टर मदर और फादर के आते हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हेरिडिटी क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर, ट्रेड्स का ही मतलब होता है कैरेक्टर्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग को प्रोजीनी भी कहा जाता है। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या प्रोजीनी में या बच्चे में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, इसी को कहते हैं हेरिडिटी। इसी में हम एक वर्ड लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर, ट्रेड्स को ही कैरेक्टर कहा जाता है, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो जो ट्रांसफर करने का तरीका होता है, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। हेरिडिटी में क्या होता है कि आप इसे ये समझ सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हेरिडिटी कहते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड समझना, ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर। तो देखो, लाइफ टाइम होता क्या है, दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। एक ट्रेड्स तो वो होते हैं जो आपको बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से मिलता है, और दूसरा ट्रेड्स वो होता है जो आप अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। तो जो दूसरा ट्रेड्स होता है वो जेनेटिक नहीं होता है, लेकिन जो आपको बाय बर्थ मिलता है, बचपन से मिल जाता है, मम्मी डैडी की तरफ से मिल जाता है, उसको कहते हैं एक इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेड्स दो तरह का होता है, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ट्रेड्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। आइए इसके बारे में कुछ डिफरेंस जानते हैं, ये दोनों होते क्या, इनके डेफिनेशन, इसे क्या एग्जाम्पल होंगे। तो आइए देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, इनहेरिटेड ट्रेड्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेड ट्रेड्स पेरेंट्स से बच्चों में आता है, ऑफस्प्रिंग में आता है। दीज आर जेनेटिक ट्रेड्स, इनको जेनेटिक ट्रेड्स भी कहा जाता है। जबकि एक्वायर्ड ट्रेड्स की अगर बात करें, दीज ट्रेड्स आर एक्वायर्ड बाय ऑफस्प्रिंग इन द लाइफ टाइम।
कोई बच्चा जब जन्म लेने के बाद पूरी जिंदगी भर जो चीज सीखता है उसको कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ये जो होता है दीज आर नॉन जेनेटिक होते हैं, ये नॉन जेनेटिक होते हैं। जैसे डांसिंग, प्लेइंग, अगर किसी के फादर मान लो आइंस्टाइन है तो उसका बच्चा आइंस्टाइन जैसा नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सलमान खान का बेटा सलमान खान के जैसा नहीं होता है बाय डांसिंग एक्टिंग, है ना, तो वैसे उसका बेटा नहीं है, खैर और सी बात है। तो डांसिंग, प्लेइंग ये सब हो गया ना। इसी तरह से जो आप लाइफ टाइम अचीव करते हैं वो हो गया, जो आपके अंदर खास एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी एक्वायर्ड ट्रेड्स में आता है। लेकिन अगर स्किन टोन तो आपके पापा या मम्मी जैसा मैच होगा, आइस कलर या तो आपके फादर का होगा या तो आपकी मदर का होगा, ऐसे हेयर कलर होता है ना। तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ये जो होते हैं इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेड्स के मेन डिफरेंस हो गए, मेजर डिफरेंस हो गए। अब आपसे कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के पिता जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स या हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, जो भी कह लीजिए, सब एक ही नाम है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दीजिए, फादर ऑफ इनहेरिटेंस कह लीजिए, या फिर फादर ऑफ हेरिडिटी कह लीजिए। तो एक साइंटिस्ट है ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको जीजे मेंडल भी आप कह सकते हैं। तो ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही मेक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, किस पे करा? पी प्लांट पर करा, और सजेस्ट किया द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आपसे पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, वो होता है पाइसम सताइवम। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम, क्योंकि इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा था इसलिए इसका नाम पाइसम सताइवम है। साइंटिफिक नेम आपको इसका याद रखना होगा। अब मसला ये है कि इन्होंने पी प्लांट पे ही क्यों सिलेक्शन किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। क्वेश्चन आता है व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। तो दो तीन रीजन है, कई रीजन हम बता सकते हैं, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर इन्होंने पी प्लांट के अलावा मान लीजिए किसी जानवर पर एक्सपेरिमेंट करा होता, तो एक आम जानवर का लाइफ जो होता है लगभग 10-15 साल, कम से कम मान लीजिए 10-15 साल होता है, और उनमें अलग अलग वेराइटीज भी होती हैं, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर लाइफ स्पैन किसी जानवर का ज्यादा है तो उनको चाहिए 10-20 जनरेशन देखना, तो ज्यादा तो उनकी लाइफ नहीं होगी, तो वो कैसे 10-20 जनरेशन देख लेंगे। और पी प्लांट जो होता है ये शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, लगभग 3-4 महीने में आराम से उग जाता है। फिर अगर जानवर पे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते तो इनको क्या होता है कि उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा मिल तो जाती, लेकिन अवेलेबल आसानी से नहीं हो पाता। लेकिन पी प्लांट तो आसानी से अवेलेबल हो सकता है, ये कम खर्च में भी हो सकता है, इकोनॉमी भी कम लगेगा इसमें, इसका लाना ले जाना रख रखाव ये सब बहुत आसान होता है, इसलिए इन्होंने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान में 23 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे जानवरों में भी होते होंगे, अलग अलग जानवरों में अलग अलग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इंसान में 23 पेयर ऑफ कैरेक्टर पाए जाते हैं, जो हम कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हर एक क्रोमोसोम एक एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पी प्लांट में टोटल 7 ही कैरेक्टर थे, तो आपको वो 7 कैरेक्टर याद करना होगा। तो मैं उन सबको एक एक करके यहाँ पर लिख दूंगा आपके सामने, जरा समझते हैं। तो मेंडल बाबा ने फॉलोइंग आर द रीजन, तो लिख सकते हैं फॉलोइंग आर द रीजन। पहला रीजन क्या था? शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी कि पी प्लांट का जीवन काल जो होता है, समय जो होता है बहुत छोटा होता है। दूसरा क्या हो सकता है? इजीली कैन बी अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है ना। उसके बाद तीसरा इजीली कैन ग्रो, इसको आसानी से लगाया भी जा सकता है, जितना मन चाहे उतना आप लगा सकते हैं, इजीली इनको ग्रो भी किया जा सकता है।
और चौथा, इट हैज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर को ट्रेट भी बोलते हैं, है ना। ये तो आज मैं शुरू से ही लिखता आ रहा हूं। टी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि 7 अलग अलग कैरेक्टर थे। तो मैं जिस ऑर्डर में 7 कैरेक्टर को लिखूंगा वो सातों कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी 7 कैरेक्टर में मेंडल बाबा ने एक्सपेरिमेंट करे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस का। तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसमें कौन कौन से लॉ दिए थे, उन सबको इन्हीं 7 कैरेक्टर से आपको सीखने हैं। तो इन्होंने जो बनाया था लॉ, इन्हीं 7 कैरेक्टर से बनाया था। तो वो 7 कैरेक्टर क्या क्या थे जरा देखते हैं इसको। पहला कैरेक्टर था हाइट। तो पी प्लांट 2 तरह के होते थे, एक टॉल हाइट के होते थे और एक ड्वार्फ हाइट के होते थे। ड्वार्फ का मतलब होता बौना, छोटे हाइट वाला। ड्वार्फ का मतलब होता बौना, छोटे हाइट वाला। ऐसे ही दूसरा सीड शेप। सीड 2 तरह का होता था, एक राउंड हो सकता है, दूसरा रिंकल्ड हो सकता है। रिंकल्ड का मतलब होता है थोड़ा चपटा चपटा सा हो सकता है इसका सीड, है ना। ऐसे ही तीसरा यानी कि सी ऑप्शन कह सकते हैं, शीट कलर। तो शीट कलर 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है येलो और एक हो सकता है ग्रीन। और डी होता है पॉड शेप। तो आपने देखा होगा मटर का दाना पी का जो ग्रेन होता है वो जिस पैकेट में, जिस चीज में पैक होता है उसको पॉड कहते हैं। ऐसा होता है, इसके अंदर मान लीजिए पी का दाना कैद है, ये इसको पॉड कहते हैं, है ना। पॉड शेप 2 तरह का होता है, एक होता है इनफ्लेटेड, ये इनफ्लेटेड वाला होता है, एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो पॉड शेप 2 तरह का होता है, एक इन्फ्लेटेड होता है और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। ऐसे ही डी ई ऑप्शन में पॉड कलर होता है। पॉड कलर में यहां पे ग्रीन लिखना है और इधर येलो। पॉड कलर 2 तरह का होता है, एक ग्रीन होता है और एक येलो होता है, ठीक है। ऐसे ही एफ फ्लावर कलर, इसमें आप लिख सकते हैं वायलेट और वाइट। और जी में आप लिख सकते हैं फ्लावर पोजीशन। एक होता है एक्सियल और एक होता है टर्मिनल। एक्सियल का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई पी प्लांट है, ठीक है। तो इसमें साइड में कहीं पर अगर फ्लावर निकल गया, ये साइड में कहीं पर फ्लावर मान लो निकल गया यहाँ साइड में, तो इसको कहेंगे एक्सियल। और अगर यही मान लीजिए कोई पी प्लांट है और इसके एकदम टॉप पे फ्लावर निकल रहा है, एकदम टॉप पे, टॉप वाले पार्ट पे कोई फ्लावर निकल रहा है, इसको कहते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो 2 तरह की बात होती है, एक होता है एक्सियल, एक्सियल का मतलब साइड वे, और टर्मिनल का मतलब एट टॉप। टर्मिनल का मतलब होता है टॉप पे। तो इसमें जो भी मैंने पहला कैरेक्टर लिखा, फर्स्ट कैरेक्टर, ये सारे फर्स्ट कैरेक्टर डोमिनेटिंग होते हैं, और दूसरा वाला जो भी कैरेक्टर लिखा हो ये सब रिसेसिव होते हैं। अब ये डोमिनेटिंग क्या होता है इस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए दो बंदे की लड़ाई हुई, उन दोनों में जो जीत जाएगा बंदा वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और जो हार जाएगा वो रिसेसिव कैरेक्टर है। हारने वाला रिसेसिव, जीतने वाला डोमिनेटिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि रिसेसिव जो होगा हमेशा हारता ही रहेगा, कभी ना कभी 1-8% तो चांस होगा ही होगा कि कभी ना कभी वो जीतने के लायक बनेगा। तो हम इसी चीज को सीखेंगे कि ये कब जीतने के लायक बनेगा, ये कब अपना इफेक्ट दिखाएगा और ये कब कब अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसी को मेंडल बाबा ने एक्सपेरिमेंट करा। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 2 एक्सपेरिमेंट था, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब 1, हाइब्रिड का मतलब होता है
दो अलग अलग जाति को आपस में लाना, क्रॉस का मतलब मिला देना, ठीक है। तो इन्होंने दो अलग अलग कंडीशन को एक साथ लिया और उसे मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उन्होंने सिस्टम बनाया कि ये क्या चीज बन सकता है, क्या चीज नहीं बन सकता, ठीक है, कैसे कैसे इसमें अपीयरेंस आ सकते हैं। तो इनमें इन्होंने कुछ काम करा था, उसके बारे में अब हम समझेंगे। फिलहाल ये 7 कैरेक्टर आपको याद करने हैं इसी तरह से। मैंने सभी में पहला वाला डोमिनेटिंग कैरेक्टर लिखा, दूसरा रिसेसिव। चलिए सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि हमको समझना है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल बाबा ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इन दिस क्रॉस he used only one type of trait or character। तो इसमें मेंडल साहब ने सिर्फ एक ही तरह का ट्रेट एक साथ लिया और उसी में काम करना शुरू किया और एक ही कैरेक्टर का स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट, तो प्लांट की हाइट जो होती है वो 2 तरह की होती है, टॉल और ड्वार्फ। मैं यहां लिख देता हूं प्योर टॉल और यहां लिखो प्योर ड्वार्फ। अब ये प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ लिखने का रीजन है, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, ठीक है। आगे जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको एक प्योर टॉल भी समझ में आएगा और प्योर ड्वार्फ भी समझ में आएगा। अभी फिलहाल लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है हर एक कैरेक्टर के लिए एक ना एक क्रोमोसोम जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जैसे मेल में होता है XY क्रोमोसोम, फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। वैसे ही हाइट के लिए अलग क्रोमोसोम होता है, वैसे ही आइज कलर के लिए अलग क्रोमोसोम होता है, हेयर डिजाइन के लिए अलग क्रोमोसोम होता है, नोज, फेशियल टोन, इन सब के लिए अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट प्लांट है इनमें 2 तरह के क्रोमोसोम हो गए। मान लीजिए टॉल प्लांट का दोनों कैपिटल T वाला क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो मैंने मान लिया इसके पास कैपिटल T वाला क्रोमोसोम है, तो इसके पास स्मॉल t वाला मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो प्योर प्लांट, प्योर टॉल में दोनों कैपिटल T वाले क्रोमोसोम है और प्योर ड्वार्फ में दोनों स्मॉल t वाले क्रोमोसोम है। अब बाबा ने क्या किया कि इन दोनों के बीच क्रॉस करवा दिया, क्रॉसिंग। तो यहां से एक T ये वाला आया और यहां से ये T आया, तो कैपिटल T स्मॉल t बना। फिर से ये T और दूसरा T ये वाला आया, फिर से कैपिटल T स्मॉल t बना। फिर से ये T और ये T आ गया, फिर से कैपिटल T स्मॉल t। फिर से ये T और ये T आ गया, फिर से कैपिटल T स्मॉल t। इसको इस तरह टेबल में भी बना सकते हैं। ये दोनों में कैपिटल T ले लेते हैं, दोनों में स्मॉल t ले लेते हैं, है ना। और इनका क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ कैपिटल T स्मॉल t, फिर से कैपिटल T और स्मॉल t, फिर से कैपिटल T और स्मॉल t, फिर से कैपिटल T और स्मॉल t। इस टेबल को प्यूनिट्स टेबल कहते हैं। ठीक है। अब पते की बात मेंडल साहब को ये लगी कि ये सभी प्लांट हैं कैसे। जब इन्होंने देखा इन सभी प्लांट को, जब इन दोनों प्लांट को एक साथ इन्होंने लगाया, ग्रो करवाया, तो इन्होंने देखा कि ये भी टॉल प्लांट था, ये भी टॉल प्लांट था, ये भी टॉल प्लांट था और ये भी टॉल प्लांट था। ये सबके सब टॉल प्लांट थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और ये स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर है। इसका मतलब टॉल जो प्लांट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर में है। ये उन्होंने देख करके बताया, तो जो देख करके बताया वो उनको ऐसा लगा कि ये सबके सब टॉल हैं। तो ये F1 जनरेशन था। F1 जनरेशन का मतलब फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का ऑब्जर्वेशन कैसा आया कि सभी के सभी टॉल प्लांट थे। फर्स्ट जनरेशन का ऑब्जर्वेशन है सभी के सभी टॉल प्लांट्स हैं।
फिर इन्होंने सेकेंड जनरेशन बनाया। अब सेकेंड जनरेशन में क्या होता है इसको भी देखेंगे। अच्छा यहां देखो, मैंने प्योर टॉल बताया था। प्योर टॉल होता है दोनों कैपिटल टी, और एक टॉल होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्योर टॉल क्यों हो गया? क्योंकि दोनों सेम टाइप के जीन थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जीन थे लेकिन फिर भी टॉल था। इसको सिर्फ टॉल कह सकते हैं, प्योर टॉल नहीं कह सकते। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, सभी सभी टॉल बने हैं, ठीक है। तो अब ये वर्ड प्योर क्यों लिखा मैंने, समझ में आ गया होगा। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, सेल्फिंग करा दिया। एक ये टी पकड़ लिया और एक ये वाला पकड़ लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या करा दिया, सेल्फिंग। तो सेकेंड जनरेशन के लिए याद रखें हमेशा सेल्फिंग कराएंगे, जबकि फर्स्ट जनरेशन में क्रॉसिंग कराएंगे हम, है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी में मैच हो गया, फिर से ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मैच हो गया, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी मैच हो गया, और दोनों ही स्मॉल टी मैच हो गए। तो ये वाला प्लांट तो टॉल हो गया, फिर से ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल है, लेकिन अब ये आ गया ड्वार्फ। यानी कि सेकेंड जनरेशन में फाइनली उनको छोटा प्लांट देखने को मिला। तो अब ये बात क्या हो गया, इसको भी इसको टेबल में भी बना सकते हैं आप। चलिए इसका भी टेबल बना देते हैं। ये टेबल आपको समझना है, बनाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि जब हम इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसमें टेबल के बगैर नहीं हो पाएगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों कैपिटल टी, ये कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा किसी को भी पहले बार में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक काम हो गया अच्छा सा। इन्होंने देखा कि सभी टॉल प्लांट का रेशियो कैसा है, टॉल रेशियो ड्वार्फ कैसा है। तो देखिए 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट ड्वार्फ है। ये जो रेशियो आया, इस रेशियो को कहते हैं फिनोटाइप रेशियो। इन सब का डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। अभी फिलहाल ये समझिए कि इन सब को देखने में ये कैसा था। तो देखने में टॉल था, एक ड्वार्फ था, तो इसको कहा फिनोटाइप रेशियो। और एक वर्ड होता है जीनोटाइप रेशियो। तो यहां देखिए जीन कैसे कैसे पाए गए, एक कैपिटल टी पाया गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और दोनों स्मॉल टी हो गया। तो कैपिटल टी वाला एक ही है, एक कैपिटल एक स्मॉल वाला 2 है, और एक दोनों स्मॉल वाला 1 है। तो जीनोटाइप रेशियो 2 तरह है, 1 2 1 आ गया। फिनोटाइप रेशियो 3:1। जीनोटाइप रेशियो ये टी ये वाला जो होता है, इसको जीनोटाइप रेशियो कहेंगे। और फिनोटाइप रेशियो वो होता है जिसे आप देख करके डायरेक्ट बता सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया। कल मैं आपको यहां से ही शुरू करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्लांट का यूज किया था, उसमें से कितने टॉल आए, कितने ड्वार्फ आए, और कैसा रिजल्ट आया, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे किया था, ये सब मैं कल डिस्कस करूंगा। लेकिन आज आपके लिए एक काम है, काम ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे काम करना है। और वो भी सीड शेप में और सीड कलर में। तो एक बार सीड शेप के लिए आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना है, और एक बार सीड कलर के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना है। और दोनों में F2 जनरेशन में आपको क्या बनाना, फिनोटाइप रेशियो बताना है और जीनोटाइप रेशियो बताना है। सीड शेप में मैंने बताया था आपको, एक राउंड होता है और रिंकल्ड होता है। तो राउंड के लिए आप ले लेंगे क्या चीज, अगर राउंड लेना हो दोनों कैपिटल आर ले लेना, और रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल आर ले लेना। ऐसे सीड कलर के लिए अगर बात करें तो सीड कलर में आप येलो था, येलो के लिए दोनों कैपिटल वाई ले लेना, और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई ले लेना। ये आप जीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जीन मैंने लिखा है ये, तो आपको जैसे मैंने यहाँ टॉल लिखा था जीन टी है ना, उसी तरह सीड शेप के लिए ये दोनों जीन आपको यूज करना है, सीड कलर के लिए ये दोनों जीन यूज करना है, और आपको F1 F2 जनरेशन फाइंड आउट करना है। आज के लिए बस इतना ही। आज अगर ज्यादा कर देंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। आज मैंने ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने समझाया है। कल मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस बताने के बाद
फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये बात करूँ कि इसमें क्या क्या डेफिनेशन है, किस किस 2-4 डेफिनेशन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतने। सी यू टुमारो, बाय बाय।